जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी का मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, ये जो मामला संज्ञान में आया, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल उठते हैं कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर क्यूआर कोड लगा सकता है, और जो व्यक्ति क्यूआर कोड लगाने की हिम्मत रख सकता है उसकी हिम्मत को हम कम नहीं आंक सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी कई सवाल खड़े करती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको 10 वर्ष पूरे करने के लिए के न्यूज को बहुत बहुत बधाई। आज का जो विषय आपने उठाया है जी, इसको समझने की जरूरत है। ये दौर ठगी है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अब आ जाइए, उत्तराखंड में ही क्यों आश्चर्य मनाया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर जैसे सीमांत क्षेत्र में ठग पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस देके 6-6 करोड़ की रिश्वत अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य जहां की संपदा पे डकैती पड़ गई, नौकरी पे डकैती पड़ गई, उत्तराखंड की उत्तराखंडियत पे डकैती पड़ गई, बचे मंदिर थे उन पर भी यदि किसी ठग ने क्यूआर कोड लगाकर मंदिरों को लूटने की मंशा बनाई है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमको तो चिंता इस बात की है कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। चाइना, तिब्बत और नेपाल हमारे से लगा हुआ है और ठग हमारे धर्म स्थलों पर जाकर ठगी खुलेआम कर रहे हैं, वो भी सीना चौड़ा करके। ऐसे में रॉ कहाँ गई, एलआईयू कहाँ गई, सरकार कहाँ गई? इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर बचे कुछ जो हमारी देवी मंदिर थे वो भी असुरक्षित हैं, वहां पर भी ठगी का काम शुरू हो गया है। इससे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार 24 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंडियत खतरे में है, उत्तराखंड के मंदिर खतरे में है और अब आम जनमानस को ये बात समझ में आ रही है कि उत्तराखंड के अंदर जो सत्ताधीश हैं ये केवल और केवल सत्ता का भोग कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्थाओं को बचा नहीं पा रहे हैं, मंदिर को बचा नहीं पा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं सस्ती शराब, महंगी शिक्षा और मंदिर असुरक्षित। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों की दोषी कहीं ना कहीं जनता भी है, जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया कि वो हर संस्था के प्रति बुरी नजर रखे हुए हैं। यदि नहीं ऐसा है तो 24 घंटे में अभी तक अपराधी का चेहरा सामने क्यों नहीं आया? कौन वो व्यक्ति हैं जो ये अकाउंट चला रहे हैं? कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देवभूमि में ऐसा दुस्साहस किया है? इसके बारे में भी यदि सरकार 24 घंटे में नहीं बता पा रही है तो हमको तो ऐसा लगता है कि इस ठगी में भी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना निकल जाए जिससे हमारी सरकार को कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, चार धाम के देवी देवताओं से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारा शक झूठा निकले और जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐसा किया है वो लोग उत्तराखंड विरोधी निकले, उत्तराखंड के मूल ना निकले, वो किसी पार्टी के व्यक्ति ना निकले। ऐसी मानसिकता के तहत हम चाहते हैं कि उत्तराखंडियत बचे और उत्तराखंड के मंदिर धर्म स्थल बचे, ऐसी हम मांग करते हैं। और मैं पुनः फिर आपको इस डिबेट का मुद्दा बनाने के लिए के न्यूज को बधाई देता हूं कि आप बेबाकी से इस इशू को उठा रहे हैं और जितने भी भारत के श्रद्धालु हैं जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पर जो चोट लगी है, जिन्होंने भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से धनराशि देश की अपनी आस्था वाली सनातन धर्म के धामों में दिया है, यदि उनके साथ ठगी हुई है तो सरकार को ऐसे चोरों को सामने लाकर उन तमाम लोगों का पैसा रिटर्न करना चाहिए और वो पैसा फिर हमारे मंदिरों पर वापस आना चाहिए ताकि लोगों को जिन्होंने श्रद्धा के तहत मंदिरों को दान किया है वो पैसा उनको सही जगह पर यूज होता हुआ दिखे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस सरकार का कोई 10 रुपए की रसीद काटकर ऐसा दुस्साहस कर गया है, नहीं तो
अगर ये मामला डार्क हुआ तो इसको हम मुद्दा बनाएंगे यशस्वी जी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश चमोली जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, इसके बाद जपेन जी आपके पास आऊंगे मैं। देखिए यशस्वी जी, मुद्दा तो ये है कि क्यूआर कोड वाला कितना, मतलब हम सभी तमाम लोग कह चुके हैं कि सुरक्षा की जो मतलब लिहाज से भी मतलब हमारे चार धाम सुरक्षित नहीं है। अब जैसे अभी जपेंद्र जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मेरा मानना है जब कैबिनेट में ऐसे भ्रष्ट मंत्री स्वयं सुशोभित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी पे खुलेआम बीजेपी के 2 विधायकों ने आरोप लगाए थे कि वो सहकारिता में नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, खुल के यतीश्वर जी ने और सुरेश राठौड़ जी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। और राज्य के सबसे 2 बड़े अहम जो मतलब मंत्रालय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको लूटने के लिए दे दिए गए हैं दोबारा। आप देखिए प्रेमचंद अग्रवाल जी पे खुलेआम, जब एक विधानसभा अध्यक्ष कह चुकी है कि अनैतिक तरीके से 72 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, क्या कार्रवाई की है? आप कह रहे हैं हम लोग भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री के घर से खनन की चिट्ठियां, गाड़ी छोड़ने के लिए चिट्ठियां जारी हो रही हैं और आप कह रहे हैं राज्य हमारा सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है जब मुख्यमंत्री के यहीं से खनन की गाड़ियां छुड़ाने की चिट्ठियां जारी है? आप कह रहे हैं सतपाल महाराज जी का स्वयं का एक प्यारो एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त कर लेता है और माननीय मंत्री जी को पता नहीं है, फर्जी साइन से। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत किसी को बख्शा जाएगा। आप इन 4 कैबिनेट मंत्रियों पर अगर कार्रवाई कर लेते तो राज्य में जो आपके मंडल अध्यक्ष नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं, संजय धारीवाल, हाकम सिंह जिला पंचायत जो आपका नौकरियां बेचने का काम कर रहा है, छोटे पहिए नेता जो तमाम लोग नौकरियां राज्य के युवाओं की नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं, उनको इतना साहस नहीं मिलता। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इस राज्य में हर कोई डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी की